नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। तो साथियों का हमारा गुप्त साम्राज्य आप देख पा रहे होंगे कि गुप्त साम्राज्य की लगभग 4 क्लास हो चुकी हैं या चौथी क्लास होगी, मुझे इतना अभी कंफर्म भी नहीं है, तीसरी या चौथी क्लास होगी। तो गुप्त साम्राज्य हम सोच रहे थे कि इससे क्या है कि इससे ज़्यादातर कल्चर से और सोशल इशू से यहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाता है आयोग। तो मैं इसीलिए धीरे-धीरे करवा रहा हूँ साथियों, नहीं मैं बस लास्ट 2 क्लासों में गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर निपटा देता। लेकिन उससे क्या है, जब आपकी समझ में ही नहीं आए, ऐसा फिर पढ़ाने से फ़ायदा क्या? तो मेन पॉइंट है कि जहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको बता दूँ। तो हमने लगभग-लगभग जब कर आया था तो आज की क्लास प्रशासन कल हो गया था। साम्राज्य का प्रशासन जब स्पेशल हमें स्पेसिफाई जैसे टॉपिक के हिसाब से पहले मैंने प्रमुख शासक करवाए। उसके बाद जब बेसिक इंट्रो के बाद प्रमुख शासक करवाए, प्रमुख शासक के बाद मैंने आपको फाहियान का विवरण करवाया साथियों, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न उठा लेता है कि फाहियान ने क्या-क्या बोला, किस-किस से, कौन से बंदरगाहों की चर्चा की है और सीधे-सीधे पूछ लेता है। तो साथियों उसके बाद प्रशासन में कौन-कौन से अधिकारी, उनमें से भी मैंने आपको बताया था कि 2 पूछता है बस, सिर्फ़ 2 की चर्चा होती है। उसके बाद जब चर्चा होगी अर्थव्यवस्था की, तो साथियों बिना देरी के हम क्लास प्रारंभ करें, क्योंकि आज की क्लास मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरी क्लास में पहले ये सब गुप्त साम्राज्य का आज फाइनल क्लास करते हैं। उसके बाद कल गुप्तोत्तर में शुरुआत करेंगे। हर्षवर्धन पर चर्चा होगी कल। तो साथियों अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति की जब भी चर्चा होती है, तो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि आर्थिक स्थिति की जैसी चर्चा होगी तो आपके सामने है कि गुप्त साम्राज्य को अर्थव्यवस्था के आधार पर, मैंने अभी आपको प्रशासन में उसमें करवाया था और शासकों में भी करवाया था कि अर्थव्यवस्था के आधार पर इतना आप कह सकते हो कि इस तरीके से नहीं बोल सकते कि अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी या अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा, आप कह सकते हो स्वर्ण भंडार थे कि ये, तो इसीलिए स्वर्ण काल बोला गया। गुप्त काल को स्वर्ण युग, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ साथियों कि गुप्त काल को स्वर्ण युग केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं बोला गया। ऐसे तो साथियों कुषाणों को बोला जाए, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, कुषाणों ने आप कह सकते हो कि उसपे सिल्क रूट पे उनका अधिकार हो गया, वहाँ से उन्होंने स्वर्ण की प्राप्ति की, तो उन्हें बोला जाना चाहिए। लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं, गुप्त काल को इसीलिए स्वर्ण युग बोला जाता है क्योंकि ईपीसीएस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, चारों पहलुओं में चारों पहलुओं में इसमें अच्छी स्थिति थी जैसे बोला जाए, या सुदृढ़ स्थिति थी, इसीलिए चारों पहलुओं के आधार पर। और विशेषता साथियों कल्चर, कल्चर में भी आप देखोगे कि मंदिर निर्माण या मंदिर स्थापत्य की जब प्रारंभ होता है वो भी मैं करवाऊंगा साथियों। गुप्तोत्तर काल में जहाँ तक है, गुप्तोत्तर काल की चर्चा होगी तो उसमें पूरा मंदिर निर्माण की, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, तीनों शैलियों की चर्चा होगी। तो साथियों उसमें जब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अर्थव्यवस्था की चर्चा होगी तो चारों पहलुओं में मेन तो स्वर्ण युग मैंने बता दिया। आज फिर मैंने एक बार और दोहरा दिया, मैंने कहा अगर बाई चांस अगर आयोग प्रश्न पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए साथियों। तो उसके बाद जैसे ही हम अर्थव्यवस्था में एंटर करें तो मेन जो अर्थव्यवस्था की चर्चा होती है साथियों, गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई। तो मेन यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्वर्ण युग इकोनॉमिक उस पर नहीं बोला जाता। अगर इकोनॉमिक आधार पर ही बोला जाता केवल, तो फिर व्यापार में, विदेशी व्यापार में गिरावट क्यों आती, फिर गिरावट देखने को क्यों मिलती। और जब साथियों विदेशी व्यापार में गिरावट आपको नजर आएगी तो क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और रोम से साथियों व्यापार करते थे, कुषाणों का व्यापार कहाँ से चलता था, रोम से। उससे पहले जो मौर्यों का भी व्यापार आप देखोगे अशोक के काल में, देखोगे मौर्य, आप कह सकते हो रोम से व्यापार होते थे मौर्य के, उसके बाद मौर्योत्तर काल में, और रोमन साम्राज्य ही का ही पतन हो गया तो साथियों विदेशी व्यापार में गिरावट आएगी आएगी। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे साथियों तो दूसरे पॉइंट में आपको बखूबी नजर आएगा कि चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन ये व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। अगर कोई विदेशी व्यापार वस्तु विनिमय पर होता था और इतनी, आप कह सकते हो कि यहाँ अब जो गुप्त काल में आप आ जाओगे तो उसमें अलग से मुद्रा भी थी। मुद्रा जब महाजनपद काल में मुद्रा का प्रचलन हो गया था, लेकिन फिर भी गुप्त काल में साथियों आप देखोगे वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था। और इसमें आप देखोगे क्योंकि हमें भारत से एक विदेशी मुद्रा नहीं मिलती, इसका जो कारण बताया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से ही क्यों होता था। हो सकता है कि उनको मुद्राओं का प्रचलन, गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासक न चाहते हो कि मुद्रा का प्रचलन, वो मुद्रा तो थी, मुद्रा तो सिक्के मिलते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिक्कों पे अलग अलग उनकी मोहरें, जो सिक्कों पर जो मिलती हैं आकृतियां,
वो सब मिलती हैं। कहीं मयूर की मिलती है, कहीं आप देखोगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अलग से मिलती है, उसे सकारी बोला गया है किसी किसी सिक्के पर। तो आप देखोगे उसी प्रकार साथियों आप देखोगे कि हायान में ताम्रलिप्ति बंदरगाह द्वारा श्रीलंका में हुए चीन गया था। अब जब हायान ताम्रलिप्ति बंदरगाह से श्रीलंका होते हुए चीन जा रहा है तो बंदरगाह तो थे, विदेशी व्यापार तो होता था। लेकिन बस इतना सा जान लो साथियों कि विदेशी व्यापार आप कह सकते हो मुद्राओं के आधार पर न होकर वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण यही है कि वहां से आप कह सकते हो कि गुप्त काल से जो विदेशी मुद्राओं का या कहीं विदेशों से गुप्त काल की मुद्राओं का मिलना नहीं मतलब प्राप्त नहीं होना, ये कारण है। क्योंकि ये दे रखा है कि हमें भारत से एक भी विदेशी मुद्रा नहीं मिली है या नहीं प्राप्त हुई है साथियों, तो ये एक कारण है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देखोगे फायान के अनुसार भारत में कौड़ियों से व्यापार होता था। ये मैंने फायान के विवरण में आपको करवाया कि कौड़ियों से व्यापार होता था। और जब भारत में तो मैंने मान लिया कि भारत में कौड़ियां चलती थी, कौड़ियों से व्यापार होता था। एक वस्तु विनिमय आप कह सकते हो कि विनिमय की प्रणाली थी कौड़ियां। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ऐसी आप देखो मुद्रा विनिमय प्रणाली थी, ऐसी कौड़ियां भी विनिमय की प्रणाली थी जो गुप्त साम्राज्य में। इसके आगे जैसे ही हम देखेंगे कि कौड़ियों की तो मैंने आप उस समय चर्चा की थी, लेकिन कौड़ियों का जब वस्तु विनिमय होता था वो एक सीमित राज्य एक सीमा के अंदर ही तो होता होगा। बाहर कौड़ियों को थोड़ी, कौड़ियां मुद्रा थोड़ी थी, तो उनका होगा। तो एक आप कह सकते हो इसीलिए आपको जो व्यापार में गिरावट नजर आएगी साथियों, ये जो विदेशी व्यापार में गिरावट नजर आएगी, क्योंकि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु के आधार पर आप देखोगे जब मुद्रा प्रचलन हो गया तो मुद्रा के आधार पर ही तो करेगा इंसान व्यापार। बंदरगाह थे, हर चीज का आप कह रहे हो साक्ष्य मिल रहा है क्योंकि फायान आया श्रीलंका होते हुए गया। लेकिन कौड़ियों का व्यापार होता था, कौड़ियों से एक पर्टिकुलर जगह में ही तो कौड़ियां काम करती थी। गुप्त साम्राज्य में ही तो कौड़ियों से आप व्यापार कर सकते थे। और व्यापार भी मुझे लग रहा है कि जो अब जैसे ही आगे की चर्चा मैं आपको बताऊं, जो साक्ष्य मिले हैं उनसे लग रहा है कि उनको देखकर मतलब उनको देखकर आप निष्कर्ष अनुमान लगा सकते हैं कि कौड़ियां एक निम्न स्तर जैसे होता है ना, एक छोटे स्तर छोटे व्यापार का एक छोटे स्तर के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। तो उसी के आधार पर साथियों आगे अगर हम चलें तो आप देखोगे गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब साथियों अब यही जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्रा नहीं मिली। मुद्रा मिली नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मुद्रा सिक्के में आपको बता रहा था कि सिक्के तो जारी करे थे। सिक्के तो क्योंकि गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए साथियों। तो ये एक जो मेन पॉइंट था मैं यही समझाना चाह रहा था कि मुद्रा न मिलना विदेशों से वो अलग बात है, लेकिन सिक्के जारी किए थे। तो आप ये नहीं कहोगे कि जैसे ही आयोग पूछ ले कि गुप्त काल में मुद्रा मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा प्रचलन नहीं था। तो मुद्रा थी साथियों, सिक्के जारी किए थे। ऐसा नहीं है कि गुप्त काल में सिक्के नहीं थे, तो इस पर ध्यान रखना साथियों। इसके आगे आप देखोगे कि इसका प्रयोग उपहार धन संचय हेतु किया जाता था। जो सोने के सिक्के थे उनका प्रयोग उपहार के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए साथियों किया जाता था। चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं। चांदी और तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, अनुमान था क्योंकि सोने के अधिक मिले, चांदी का और तांबे के कम मिले साथियों, ये तो एक अनुमान। घरेलू व्यापार होता था। घरेलू व्यापार तो साथियों मैंने आपको बताया कि एक निम्न स्तर जो व्यापार का एक छोटा स्तर वो कौड़ियों से होता था। उसके बाद उससे बड़ा स्तर जो होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। और भी उससे बड़ा अगर घरेलू व्यापार होता होगा तो हो सकता है कि वो मुद्रा के आधार पर भी होता हो। लेकिन मेन मुद्राओं का जो सोने के सिक्के या और जो मुद्राओं का जो वो होता था उपयोग, वो उपहार के लिए और धन संचय के लिए होता था साथियों। सामाजिक व्यवस्था में हम आए साथियों, अर्थव्यवस्था के बाद जैसे ही हम समाज में आएंगे तो आप देखोगे समाज में आपको जैसी चर्चा होगी तो सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि पितृसत्तात्मक समाज था। सातवाहन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पितृसत्तात्मक समाज थे। सातवाहन और सिंधु सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो बाकी पितृसत्तात्मक चली आ रही है लगातार जो परंपरा है, पितृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद आप देखो समाज में 4 वर्णों में विभाजित था, जाति प्रथा का प्रचलन था और शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। अब साथियों ये जो 4 पॉइंट हैं ये तो एक आप कह सकते हो कि नॉर्मली आप वो कर सकते हो कि ये सब तो चले आ रहे हैं। पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार थे। तो समाज हो गया 4 वर्णों में विभाजित था। तो 4 वर्ण तो आप देखोगे उत्तर वैदिक काल से 4 वर्णों में विभाजन चला आ रहा है। जाति प्रथा का प्रचलन था, शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। ये स्पेसिफाई साथियों ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैंने इसमें पॉइंट बनाया है अलग से सामाजिक में। तो मैं स्टार लगा दे रहा हूँ कि शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। तो ये स्पेशली पॉइंट दे दिया गया था, आयोग ने पूछा है
1 से 2 बार पूछा गया, तो साथियों इसको ध्यान रखना। और मेन आगे आ जाओ साथियों, अस्पृश्यता थी। गुप्त साम्राज्य में अस्पृश्यता थी, और अस्पृश्यता मतलब साथियों छुआछूत। और इसमें भी छुआछूत में देखा जाए तो छुआछूत कठोरतम स्थिति, आप कह सकते हो तो कठोरतम थी। कठोरतम, कठोरतम, कठोरतम थी साथियों। यहीं पे साथियों हो सकता है कि चर्चा, और यहीं पे आप देखोगे कि दिव्य परीक्षा होती थी। अब दिव्य परीक्षा का क्या चलन था, तो साथियों मैं आपको समझा दूं कि जब कोई किसी जैसे, वो भी दिव्य परीक्षा होती थी वर्ण के आधार पर। उनमें 3 वर्णों में साथियों अगर दिव्य परीक्षा देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इन 3 वर्णों में साथियों अगर दिव्य परीक्षा का बोध गया। मेन क्या है, जो व्यापारी वर्ग है वो भी क्षत्रियों और उनमें ही उसी दिव्य परीक्षा के उसमें आ जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण था उनको दिव्य परीक्षा तुला से देनी होती थी। दिव्य परीक्षा कब होती थी साथियों? दिव्य परीक्षा तब होती थी जब कोई अपराध किया गया हो, लेकिन जो अपराधी पकड़ा गया है वो उस अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए दिव्य परीक्षा का प्रचलन था साथियों, या चलन था। और उसमें जैसे ही आप देखोगे कि अगर जो अपराधी ब्राह्मण है तो उसे तुला के द्वारा दिव्य परीक्षा देनी होती थी। अब तुला से कैसे साथियों, कि जो ब्राह्मण है उसे तुला पे बिठाकर और अपने बराबर जो धन था वो तौल कर और राजा को देना होता था, तो वो दिव्य परीक्षा उसकी हो गई। दूसरी साथियों अब दिव्य परीक्षा जाए तो क्षत्रियों पर जैसी दिव्य परीक्षा होगी, तो क्षत्रियों की दिव्य परीक्षा साथियों, कोई अगर जैसे अपराधी क्षत्रिय है तो उसकी दिव्य परीक्षा अपराध न स्वीकार करने की स्थिति में, कि जो अपराध स्वीकार नहीं कर रहा, उसकी स्थिति में साथियों आप देखोगे तो उसकी जो दिव्य परीक्षा थी वो जल के द्वारा होती थी, कि उसे जल में कुछ समय के लिए डुबोया जाता था। तो अगर उसके बाद वो जिंदा बचता है तो उसने अपराध नहीं किया है, और अगर वो जिंदा नहीं बचता है तो वो अपराधी है, इसलिए वो मारा गया, ये आप बोल सकते हो साथियों। और जब सबसे भयानक, मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि जो अस्पृश्यता कठोरतम थी, सबसे भयानक स्थिति शूद्र वर्ण की थी। अब शूद्र वर्ण में अगर कोई अपराधी है जिसने अपराध स्वीकार नहीं किया है, उसकी दिव्य परीक्षा साथियों विष से ली जाती थी, कि उसे विष पिलाया जाता था। और विष पिलाकर अगर, सो कहते थे कि अगर बच गया तो वो निरपराध है, और अगर मर गया तो अपराधी है। तो साथियों भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अस्पृश्यता और जो वर्ण व्यवस्था इस स्तर की कठोरतम थी गुप्त साम्राज्य में, कि अब विष से कोई बच सकता है? अगर कोई विष पिए तो बच, मैं कह रहा हूँ 100 में से एक बचेगा, अगर बचेगा भी तो हो सकता है कि वो पूरा न पी पाया हो या किसी भी कारणवश। तो विष से अपराध सिद्ध क्या है? सीधे सीधे अपराध, एक वर्ण विशेष को आप सीधे सीधे अपराधी को सिद्ध कर रहे हो कि ये तो अपराध के लिए ही जन्म लेते हैं, ये तो अपराधी ही हैं। तो ये साथियों इस तरीके की कठोरतम वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था में कठोरता जो देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था में जो कठोरता देखने को मिलती है, वो गुप्त साम्राज्य में आप कह सकते हो कि चरम पर नजर आती है। चरम शब्द का प्रयोग वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चरम स्तर पर नजर आती है, ये आप बोल भी सकते हो साथियों। इससे आगे जैसे ही हम समाज में बढ़े तो आप देखोगे दिव्य परीक्षा मैंने आपको करवाया कि वर्ण संकर जातियों को शहर से बाहर या गांव से बाहर या शहर से बाहर वर्ण संकर जातियां। अब वर्ण संकर कौन सी साथियों? कि जो विदेशी आए थे, या अंतर जातीय विवाह से जो जो बच्चे उत्पन्न हुए थे। अंतर जातीय विवाह मतलब आप कह सकते हो कि एक दूसरे की और आप कह सकते हो इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या अंतर जातीय विवाह के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए थे या बच्चे पैदा हुए थे, उनको वर्ण संकर जातियों में रखा जाता था। और जो विदेशी आकर भारत में बस गए थे, या जैसे परदेसी व्यापारी उस समय से आ रहे थे महाजनपद काल से साथियों, तो आपको लगेगा तो वो भी, उन्हें भी अंतर जातीय आप कह सकते हो वर्ण संकर बोला जाता है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम कम था। तो यहीं से साथियों आपको जो उत्तर वैदिक काल से जो गिरावट नजर आई आपको, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पूर्ण अधिकार था, महिलाओं की जो स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल से आपको धीरे धीरे गिरावट नजर आएगी। लेकिन आपको गुप्त साम्राज्य में आते आते शिक्षा का अधिकार भी कम होने लगेगा साथियों। इसका अगर वो देखो तो गुप्तकालीन साहित्यों में महिलाएं महिलाएं शूद्र प्राकृत भाषा में संवाद करते थे। ये अलग से आप देखोगे साथियों कि गुप्तकालीन जो कह सकते हैं, गुप्तकालीन जो साहित्य है उसमें, गुप्तकालीन साहित्य में स्पेशल आप कह सकते हो विशेषता ये कह सकते कोट किया गया है कि जो महिला और शूद्र थे वो प्राकृत भाषा में संवाद करते थे। तो इसका मतलब यह है कि प्राकृत भाषा में संवाद करते थे, तो मतलब निम्न निम्न स्तर पर ला दिया गया, महिलाओं और शूद्रों को बराबर कर दिया गया, निम्न स्तर पर ला दिया गया। क्योंकि गुप्त साम्राज्य में जो आप कह सकते हो कुलीन वर्ग की या उच्च कुल की या आप कह सकते हो श्रेष्ठ वर्ग की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। एक
आप अंदाजा लगा सकते हो कि संस्कृत भाषा थी, क्योंकि प्राकृत भाषा जब महिला और शूद्रों के लिए तो एक निम्न स्तर की भाषा होगी प्राकृत, तो संस्कृत उच्च कुल की भाषा जो श्रेष्ठ कुलीन भाषा है। उसके बाद साथियों विधवा विवाह को बुरा माना जाने लगा, तो आप कह सकते हो कि विधवा प्रथा थी, विधवा विवाह को बुरा माना जाने लगा, तो विधवा विवाह वर्जित हो गया। जब बुरा माना जाने लगेगा तो समाज में वर्जित हो जाएगा साथियों। और जब समाज में विधवा विवाह वर्जित हो जाएगा, स्त्रियों की स्थिति निम्न हो जाएगी, स्त्रियों को शिक्षा कम मिलेगी, तो आप कह सकते हो कि किस तरीके से समाज में बदलाव आ रहा है। इस तरीके से एक आधी आबादी को इस तरीके से, और वहीं से धीरे धीरे आपको क्रमिक देखेगा कि और आगे बढ़ोगे तो और गिरावट नजर आएगी साथियों महिलाओं की स्थिति में। बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी बुराइयां थी। अब अंदाजा लगाओ, समाज में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयां, विधवा विवाह होते नहीं थे, विधवा प्रथा थी, तो ऐसी सामाजिक कुरीतियां, ऐसी सामाजिक बुराइयां साथियों मौजूद थी। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि सती प्रथा का पहला, हाँ साथियों, सती प्रथा का पहला उल्लेख, ये साथियों मैं इस पे 5 के 5 स्टार लगा रहा हूं। ये आपको मैंने इससे पहले भी आपको करवाया था, जब आया था तो मैंने करवाया था भानुगुप्त का एरन अभिलेख, तो आज फिर करवा रहा हूँ। उस समय भी मैंने कल की जन परसों की क्लास में जो शासकों की चर्चा थी तब भी मैंने आपको करवाया था। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख, और एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का साथियों, ये मैंने उस समय करवाया था। भानुगुप्त भानुगुप्त का एरन अभिलेख, तो ये भानुगुप्त है साथियों। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, और ये 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में एरन अभिलेख की रचना की गई या एरन अभिलेख को लिखा गया। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना, ये 5 स्टार का प्रश्न, ये कई बार करवा चुका हूँ। और सेनापति गोपराज की पत्नी पहली सती हुई थी, ये जो साक्ष्य प्राप्त होता है यहाँ से, जो 510 ईसा पूर्व में एरन अभिलेख से, उसमें स्पेशली लिखा गया है, कोट किया गया है कि जो आप कह सकते हो ये वाला, कि जो गोपराज सेनापति था उसकी पत्नी पहली बार, पहली सती की जो चर्चा होती है, सती प्रथा का जैसे प्रारंभ जो माना जाता है या सती प्रथा का प्रथम उल्लेख इसी रूप में बोला गया कि गोपराज, जो सेनापति गोपराज की पत्नी पहली सती हुई थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन था साथियों, पर्दा प्रथा तक आ गई तो समाज में आप कह सकते हो समाज में किसी स्तर तक बुराइयां मौजूद थी। इस समय आपद धर्म की अवधारणा प्रसिद्ध हुई। अब आपद धर्म क्या है? अपना स्वयं का धर्म, आपद धर्म। एक आसान भाषा में बताया मैंने साथियों, आपकी समझ में आना चाहिए बस। वैसे अगर परिभाषा की, अगर आपद धर्म की अगर परिभाषा की चर्चा करें तो आपको लंबा खींच देगा पूरा, कि ये तो फिलोसफी में पहुंचना पड़ेगा। अलग अलग मैं करवाऊंगा आपको, जब आप जब करवाएंगे पतंजलि का, जब योग शास्त्र उन सब की होगी, 6 आप ये उनकी चर्चा होगी, तब मैं आपको करवाऊंगा अलग से साथियों। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपद धर्म क्या है, कि स्वयं का अपने आपसे जो धर्म को मानना, और आपद धर्म एक दूसरे का जो धर्म होता है उसे आपद धर्म आप बोल सकते हो आसान भाषा में। और मैं पूरा डिफाइन करके, इससे आगे मैं जो मेन टॉपिक है वहां दे रखा है आपद धर्म, उसे डिफाइन करके मैं साथियों समझाऊंगा इससे आगे। और वो गुप्तोत्तर काल में टॉपिक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहीं करवा दूं बार बार, एंड आप को दोहराने से फायदा क्या, अपना वो करना है। मत्स्य कटिगम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन वह व्यापार करता था। तो ये साथियों एक अलग से, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे पॉइंट डाला है कि जो मत्स्य कटिगम शूद्र की मत्स्य कटिगम जो होती है, जो रचना है उसमें आपको नायक नायिका की चर्चा होगी, तो चारुदत्त वहाँ का जो नायक है उसका, और वो ब्राह्मण होते हुए व्यापार करता है। तो इससे साथियों ये आपको बताना चाह रहा है कि गुप्त काल में सामाजिक बुराइयां बेशक मौजूद थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो जिस जाति का है वो वही कर सकता है, वही काम करेगा। वहां बदलाव भी थे, क्योंकि जो चारुदत्त था वो ब्राह्मण था लेकिन व्यापार करता था, तो व्यापारी उद्योग से या व्यापार जो काम से कार्य से जुड़ा हुआ था। इससे आगे आप देखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार सिंध सिंध कच्छ एवं मालवा में शूद्रों का शासन था। तो ये एक साथियों आपको बताने के लिए मैंने बता दिया। जैसी चर्चा हो तो ये स्टार आप बना लीजिए, ये स्टार थे, पॉइंट थे, और वो उसमें पॉइंटों में आप ये कह सकते हो यही पॉइंट भी है दोनों। तो ये मैंने आपको बताने के लिए एक पॉइंट मिल गया था, तो मैंने कहा इसी और ऐड कर दूं। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, और इसी जब चीनी यात्री ह्वेनसांग की जब साथी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जो वर्धन आप कह सकते हो हर्षवर्धन के काल में अलग से जो चर्चा होगी, तो स्पेशली ह्वेनसांग के जो विवरण मिलेगा, जिसे फोक्यो की बोला जाएगा, तो अलग से मैं साथियों करवाऊंगा, उसको ह्वेनसांग के विवरण को भी करवाऊंगा। लेकिन ह्वेनसांग के अनुसार सिंध कच्छ में मालवा में शूद्रों का शासन था।
इंदौर ताम्रपत्र लेख, ये एक लेख मिलता है साथियों, तो मैंने इसलिए ऐड किया है कि इंदौर ताम्रपत्र लेख के अनुसार क्षत्रिय घोड़ों का व्यापार करते थे, क्षत्रिय घोड़ों का व्यापार करते थे। तो आपको एक जानकारी के लिए साथियों मैंने ऐड कर दिया ये पॉइंट। तो गुप्त काल में कलिवज्य की अवधारणा विकसित हुई। अब कलिवज्य क्या है? अब साथियों ये आपको समझ में आए। कलिवज्य मतलब ये है साथियों कि कल के लिए सोचना। ये एक सिंपल जो शब्द से जानिए, ये एक सिंपल है। कल विजय, कल विजय मतलब विजय करना, आप विजय की जैसी चर्चा होगी। और ये भी मैंने इसी में आप देखोगे दो मैंने आपको करवाए, एक आपद धर्म, एक कल विजय। और जैसे ही मैंने बताया था कि जब चर्चा होगी तो स्पेशली मैंने ये सब जो शब्द है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला एक पॉइंट कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये शब्द सर ने बोला था, कल विजय और आपद धर्म, ये सब मैं उसमें करवाऊंगा पूरा का पूरा। मैंने इसीलिए स्पेशली मैंने टॉपिक बनवाया, उस पर हेडिंग बनवा रखा है। इससे आगे जैसे ही आप बढ़ोगे साथियों तो समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलन था। और उसमें भी आप देखोगे कि वृद्ध जैसे वेश्यावृत्ति प्रचलन थी। और वेश्यावृत्ति तो आपको मैं बता रहा हूँ साथियों, आप देख रहे हो कि उत्तर वैदिक काल से ही महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल 6ठी शताब्दी, महाजनपद काल, मौर्य काल, वेश्यावृत्ति शुरुआत से प्रचलित रही है। और आप देखोगे मौर्य काल में तो वेश्याओं को आप अंगरक्षिका बनाया जाता था, राजा की अंगरक्षिका बनाया जाता था। तो वो साथियों उसके बाद आप देखोगे वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी, कुट्टनी नाम, ये स्पेशली नाम है कि बाई चांस अभी तक पूछा नहीं गया, बाई चांस पूछ ले साथियों तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया कि वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी बोला जाता था। उसके बाद धार्मिक स्थिति पर साथियों हम आए तो आप देखोगे कि धर्म के आधार पर आप देखोगे कि ज्यादातर गुप्त शासक वैष्णव धर्म के मतानुयायी मिलेंगे। और जब वैष्णव धर्म के मतानुयायी मिलेंगे साथियों तो उसमें आपको बदलाव नजर आएगा, क्योंकि उसके बाद जब लगातार आप देखोगे कि वैष्णव वैष्णव धर्म के जो मतानुयायी हैं वो मंदिर निर्माण करवाएंगे। और जब मंदिर निर्माण करवाएंगे साथियों तो प्रथम जो मंदिर निर्माण के साक्ष्य मिलेंगे वो गुप्त साम्राज्य से मिलेंगे। और जब गुप्त साम्राज्य से मिलेंगे तो इसी में साथियों एक दो शासक ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म, मैंने प्रमुख शासकों में साथियों स्पेशली इसीलिए बताया कि ये वैष्णव मतानुयायी था कि ये बौद्ध मतानुयायी था, इसीलिए बताया साथियों आपको कि आपके दिमाग में बैठा रहे कि जो मंदिर निर्माण करवाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी शासक वैष्णव मतानुयायी थे। तो जैसे ही साथियों हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन गुप्त शासक सहिष्णु थे। अब यही ये पॉइंट नहीं है, सहिष्णु थे तो मतलब ये कि किसी दूसरे धर्म के प्रति इनका उदार उदार कह सकते हैं उदार रवैया था। कोई ये नहीं था कि नहीं जबरन उस तरीके से हमें वो करना। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि मेघवर्मन साथियों बौद्ध धर्म का मतलब नहीं था। तो उसने उस समय समुद्रगुप्त से इजाजत मांगी तो उसने इजाजत दी कि आप बना सकते हो नालंदा, आप कह सकते हो कि बोध गया में बिहार। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रह वीरसेन, महासंधि विग्रह साथियों मैंने आपको करवाया था प्रमुख मंत्रियों में। महासंधि विग्रह कौन? सेनापति। महासंधि विग्रह वीरसेन भगवान शिव का अनुयायी था या भगवान शिव का उपासक था। अनुयायी नहीं बोल सकते साथियों, अनुयायी नहीं, सीधे उपासक बोलो, उपासक था। यह शैव धर्म होता तो अनुयायी की अनुयायी शब्द का प्रयोग करते साथियों, लेकिन भगवान शिव का उपासक था तो अनुयायी की जगह उपासक का शब्द का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा, वो जल्दबाजी में हो सकता है। अगर ये भगवान शिव की जगह शैव धर्म होता तो अनुयायी आता वो रहता। तो शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना साथियों। उसने उदयगिरी के शिव मंदिर में बड़ा दान दिया, ये साथियों वीरसेन की चर्चा हो रही है। गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म, शाक्त धर्म। अब ये आपको साथियों मैंने स्पेशली सीधी लाइन जोड़ दी कि गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि भागवत धर्म तो है, ये भागवत धर्म वैष्णव धर्म या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आप कह सकते सनातन तो नहीं बोल सकते, लेकिन भागवत धर्म वैष्णव धर्म ही साथियों सही है। उसके बाद आप देखोगे कि इसके अलावा शैव धर्म, शाक्त धर्म मैंने आपको करवाया था शक्ति जिसमें देवी की आराधना की जाती है वो शाक्त धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्मों का विकास हुआ। तो ये इसमें साथियों इसीलिए मैं आपको ऊपर जो समझाया था मैंने इसीलिए समझाया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो भागवत धर्म के अनुयायी थे, अन्य धर्म के आप देखोगे कि अन्य धर्म को भी इन्होंने सहिष्णु रहे। आप देखोगे इस काल में हरिहर की मूर्ति सॉरी हरिहर की मूर्ति। और हरिहर, हरिहर किसे बोला जाता है साथियों? हरिहर वो हरिहर बुक्का वाला नहीं, हरिहर मतलब विष्णु, विष्णु को बोला जाता था साथियों हरिहर, विष्णु।
तो ये विष्णु की मूर्ति साथियों। अर्धनारीश्वर की मूर्ति मतलब शिव, अर्धनारीश्वर शिव, शिव की मूर्ति साथियों, शिव, शिव की चर्चा होगी, अर्धनारीश्वर की जैसी चर्चा होगी। उसके बाद कुर्म वाहिनी यमुना, यमुना आप देखो, कुर्म वाहिनी, कुर्म पर आप कह सकते हो विराजमान यमुना की। उसके बाद मकर वाहिनी गंगा, मकर पर विराजमान गंगा, माँ गंगा की आपको मूर्ति मिलेगी। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति साथियों। तो ये आपको चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्तियां बनाना आरंभ हुआ साथियों। तो यहीं से जो मूर्तियां बनाना जैसे ही आरंभ होगा साथियों, तो यहीं से मंदिर बनाने की चर्चा होगी, मंदिर बनाने का भी साथियों आपको मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे कि षड दर्शन का विकास भी इसी समय हुआ। अब इसी में षड दर्शन की साथियों चर्चा कर रहा था अभी। तो धार्मिक गुप्तकालीन साहित्य, साहित्य में आप देखोगे साहित्य की चर्चा हो तो उसमें सबसे पहले धार्मिक साहित्य की चर्चा होती है। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रामायण की चर्चा होगी। रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। आरंभ में इसमें 600 वो 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए। तो ये साथियों प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए मैंने ये ले आया हूँ। वैसे तो आज ज़्यादातर जो आप कह सकते हो सनातन धर्म से जुड़े होंगे वो शुरुआत से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा जानकारी के लिए एक आपको क्लियर बता दूं। क्योंकि गुप्त साम्राज्य में ही रचना, जो पुस्तकों की रचना और धार्मिक ग्रंथों की रचना गुप्त साम्राज्य से ही आपको लगेगी साथियों। मौर्योत्तर काल और गुप्त साम्राज्य में ही इसकी रचना मिलती है। तो आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए साथियों। रामायण को चतुर्वेद सहस्त्र संहिता बोला जाता है। तो ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन बाई चांस साथियों पूछ ले तो आप ध्यान रखना। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों, तो रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। और रामायण में आप देखोगे कि 7 कांड थे, 7 कांड की चर्चा होती है। 7 कांड में मैंने आपको साथ ही बताया था, आप ज्यादातर सब लोगों को पता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद किष्किंधा कांड मिलेगा, किसके वो अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड मिलेगा। ये 3 ये गलत हो गया है तो साथियों इसे काट देना। तो बाल कांड, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद आपको किष्किंधा कांड मिलेगा साथियों। किष्किंधा कांड के बाद आपको सुंदर कांड मिलेगा। सुंदर कांड के बाद लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी बोला जाता है। और अंतिम में साथियों उत्तरकांड। तो ये ज्यादातर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि रामायण एक इतना प्रसिद्ध आप कह सकते हो धर्म ग्रंथ है, जिसे सनातन से जुड़ा हुआ या भागवत धर्म से या वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जानता है। दूसरा साथियों हमारा जो ग्रंथ है वो है महाभारत, जिसे आप देखोगे जय संहिता भी बोला जाता था। इसके रचनाकार वेद व्यास जी हैं। महाभारत के अध्याय को पर्व बोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश ने लिखा था, गणेश की रचना बोलते हैं, गणेश जी ने लिखा था। महाभारत में साथियों 18 पर्व थे, 18 पर्व मतलब 18 अध्याय। और जिसमें मृत्युंजय उपन्यास जैसे अलग अलग उस तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे। और जो गणेश जी वाली जो आप कह सकते हो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश ने, तो ये सुखदेव जी ने बोला था और गणेश जी ने इसको लेखन किया था। ये एक धार्मिक मान्यता है। इसके आगे जैसे ही आपको देखोगे साथियों तो मृत्युंजय उपन्यास की चर्चा होगी। उसमें महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। और इसी भीष्म पर्व में साथियों आपको श्रीमद भागवत गीता या श्रीमद भागवत गीता का उल्लेख मिलेगा। और इसी पर्व से जुड़े, हाँ दे तो रखा है ये पॉइंट साथियों। नेक्स्ट, तो भीष्म पर्व में ही भागवत गीता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं साथियों। आरंभ में आप देखोगे साथियों, तो आरंभ में इसमें 8000 श्लोक थे, जिसे जय संहिता बोला जाता था। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत संहिता बोला गया। और अब वर्तमान में इसमें साथियों 1,00,000 श्लोक हैं, जिसे महाभारत बोला जाता है और इसे सहस्त्र संहिता बोला जाता है। आप देख सकते हो, महाभारत बोला जाता है या फिर सत सहस्त्र संहिता बोला जाता है साथियों। तो इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट में आप आए, तो नेक्स्ट में आप देखोगे कालिदास जी की चर्चा होती है। गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कोई रचनाकार हैं या जिसकी चर्चा होगी वो कालिदास जी हैं, जिनके 2 काव्य प्रसिद्ध हैं, रघुवंश और कुमार संभव। कुमार संभव में आप देखोगे कार्तिकेय जी की कहानी है। और 2 अर्ध काव्य हैं साथियों, जिनमें ऋतु संहार, ये 14 नहीं है साथियों, ऋतु संहार है, ये अलग है, 14 गलत है, मिसप्रिंट है थोड़ा। और ऋतु संहार और मेघदूत, ये दोनों साथियों आपको प्रेम से जुड़े हुए मिलेंगे, जिसमें विरह की चर्चा होगी, नायक नायिका के विरह की चर्चा होगी साथियों। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से प्रश्न उठा लेता है इनसे। और जो नाटक हैं कालिदास जी के, इन पे साथियों आपको ध्यान देना है कि एक तो है पहला नाटक है विक्रमोर्वशीय, सीयम है साथियों, ये विक्रमोर्वशीयम म है साथियों ये पीछे। तो ये मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ सीएम, ये म है साथियों। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो चर्चा है राजकुमार पुरुरवा और उर्वशी की कहानी की चर्चा साथियों।
इसके बाद आप आओगे कि मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्र में साथियों आपको नजर आएगा कि राजकुमार अग्निमित्र, शुंग राजकुमार अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम प्रणय कथा है। मालविका की प्रणय कथा, तो ये भी साथियों प्रेम से जुड़ा हुआ है, ये तो प्रणय कथा, प्रणय कथा। इसके बाद तीसरा साथियों आप देखोगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो साथियों हर ज्यादातर हर बच्चे ने पढ़ी होगी, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। वो सब राजा दुष्यंत और शकुंतला, जो भारत की, जिसके नाम पर भारत पड़ा, भारत देश का नाम भारत पड़ा है, शकुंतला की प्रणय कथा, ये भी एक प्रणय कथा ही है साथियों, प्रणय कथा ही बोला जाएगा इसे, प्रणय कथा। और ये भी विरह की है साथियों। उसके बाद जब मिलने के बाद जब भूल जाते हैं तो फिर विरह ही होता है। उसके बाद साथियों हम चलते हैं कि कालिदास जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना की अगर चर्चा करें तो ये ही है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर इनके बारे में अगर पूछ ले कि कालिदास जी की अंतिम अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है साथियों। प्रथम भारतीय पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया, ये भी साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना साथियों, इससे आगे हम जैसे ही बढ़े, क्योंकि यहाँ से ज्यादा पूछा नहीं गया है। इसके बाद आ जाएगा साथियों छैमेंद्र। छैमेंद्र की बृहद कथा मंजरी पूछी गई है, कई बार पूछी गई है साथियों, तो मैं स्पेशली भी करवाऊंगा कुछ लेखक और उनकी पुस्तकों की, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सरसरी नजर से इसे ध्यान रखना। अमर सिंह की अमरकोश कई बार पूछी गई है, कई बार पूछा गया है। क्षेमेंद्र, तो इस पे भी साथियों आप कम से कम 4 स्टार लगा लीजिए, इस पे भी 4 स्टार लगा लीजिए अमर सिंह अमरकोश पर। चंद्र गोमिन, चंद्र गोमिन की चंद्र गोमिन व्याकरण, ये साथियों का नहीं पूछी गई है, अब आगे भी नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने जानकारी के लिए डाल दिया है। इसके बाद वात्सायन, ये साथियों वात्सायन है, ये वात्सायन है, वात्सायन, वात्सायन की कामसूत्र, तो ये साथियों ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछी गई है। कामंदक की नीति शास्त्र, ये भी कई बार पूछा गया साथियों, तो इस पे भी आप लगा सकते हो 4 4 पॉइंट लगा लीजिए, 4 स्टार, इस पे भी 4 स्टार। ये मैं स्पेशली साथियों एक लिस्ट दूंगा, स्पेशली आपको पीपीटी फॉर्म में एक लिस्ट दूंगा, तो आप ध्यान रखना। वैसे मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से पूछा गया है कि पुस्तक और राइटर ज़्यादातर पूछता है। इसके बाद साथियों शूद्रक की आ जाएगी। शूद्रक की आप देखोगे मत्स्यकटकम मैंने अभी करवाई, मिट्टी की गाड़ी, इसका नायक, और मिट्टी गाड़ी की जब चर्चा होगी तो आप देखोगे इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। प्रथम पुस्तक जिनमें आप आम आदमी को नायक बनाया गया है, चारुदत्त व्यापार करता था साथियों। तो ये मत्स्यकटकम की चर्चा है साथियों, इसमें मिट्टी, मत्स्यकटकम का अर्थ अब देखा जाए तो मिट्टी की गाड़ी है, मिट्टी की गाड़ी, जो नीचे जो दे रखा है वो इसका अर्थ है साथियों, गाड़ी। तो ये चारुदत्त अभी मैंने आपको करवाया था शुद्धक का, ये भी कई बार पूछा गया साथियों, मत्स्यकटिकम, इस पर भी ध्यान रखना। माघ की जब चर्चा होगी तो माघ ने एक तो शिशुपाल वध नामक रचना की, तो ये एक बार पूछा गया, तो ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह कवि भीनमाल के थे, तो ये माघ थे वो भीनमाल के कवि थे। इसके बाद साथियों वत्स भट्टी की चर्चा होगी, वत्स भट्टी ने रावण युद्ध नामक रचना की। विष्णु शर्मा की साथियों ये कई बार, ये तो इस पर 5 स्टार लगा लीजिए, ये बार बार पूछता ही पूछता है, इस पर आप सीधे सीधे 5 5 स्टार लगा लीजिए। पंचतंत्र, पंचतंत्र की जब भी चर्चा होगी विष्णु शर्मा की चर्चा होगी साथियों। और सर्वाधिक भाषाओं में कोई भारतीय ग्रंथ जो सर्वाधिक भाषाओं में लिखा गया है, सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में जिसको आप कह सकते लिखा गया है, वो पंचतंत्र ही है। अब भास, भास जो राइटर हैं, आप भास जो लिखेंगे उनकी आप देखोगे स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता इनकी रचना है, जिसमें आप देखोगे अवंती के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता एवं वत्स के शासक उदयन के प्रणय कथा है, उदयन की कहानी है, ये भी साथियों एक प्रणय कथा है। ज्यादातर साथियों प्रणय कथा ही है, प्रणय तो समझ ही रहे होंगे साथियों, प्रेम, तो प्रेम से जुड़ी हुई सब कथाएं हैं। उसके बाद आप देखोगे भारत का प्रथम नाटक, अगर देखा जाए तो प्रथम नाटक की अगर चर्चा करें तो साथियों आप देखोगे कि जो स्वप्नवासा दत्ता है, इसे भारत का प्रथम नाटक बोला गया है। दूसरी अगर रचना की बात करें भास की, तो आप देखोगे प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये तीसरी साथियों चारुदत्तम। तो साथियों ये प्रतिज्ञा योगंधरायण आप ध्यान रखना है, लेकिन पूछी नहीं गई है, चारुदत्तम पूछी गई है, और स्वप्नवासा दत्ता तो कई बार पूछी गई साथियों, तो इस पर आप ध्यान रखना। उसके बाद साथियों मूर्ति कला की जब चर्चा होगी, गुप्तकालीन मूर्ति कला की, तो मैंने कहा अगर आपको ये सब करवा रहे हैं तो एक बार मूर्ति कला भी साथियों समझा ही देते हैं। तो गुप्तकालीन मूर्तियों में मौर्योत्तर कालीन मूर्तियां जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन उनमें आप देखोगे कि नग्नता नहीं है बिल्कुल, जो गुप्तकालीन मूर्ति हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जब वैष्णव भागवत धर्म के अनुयायी थे
मंदिरों की रचना हुई, मूर्तियों की रचना हुई, तो उसमें नग्नता नजर नहीं आएगी साथियों। इस समय में अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति बनाई ये सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद आप देखोगे हरिहर की मूर्ति मैंने आपको करवाया, मकरवाहिनी गंगा मैंने करवाया था, कुरुवाहिनी गंगा मैंने, यमुना मैंने करवाया, त्रिदेव की मूर्तियां बनना आरंभ हुआ, ये भी साथियों मैंने अभी जस्ट आपको करवाया ही है। इसके बाद जैसे ही मूर्ति की चर्चा करेगी तो आपको एक पॉइंट साथियों पूछा गया है, तो इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। सुल्तानपुर यूपी से भगवान बुद्ध की विशाल 8 फीट धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है साथियों। तो ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो उसमें आपको साथियों ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे सांची सारनाथ के पाषाण की मूर्तियां मिली हैं, सारनाथ से पाषाण की मूर्तियां मिली हैं। तो ये तो साथियों इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो कई बार हर टॉपिक में आप देखो बौद्ध धर्म में भी पढ़ लिया, इसके बाद ये लगातार आप पढ़ ही रहे हो, तो इतना आपको सरसरी नजर डालते रहना। अब देखो गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार एवं अप्सराओं की मूर्तियां मिली है साथियों। तो गुप्तकालीन मंदिरों में आप देखोगे दशावतार दशावतार की आप कह सकते हो दशावतार मूर्ति मिली है, और अप्सराओं की मूर्ति साथियों प्राप्त हुई है। इसके बाद मंदिर स्थापत्य कला की चर्चा होती है साथियों। मंदिर स्थापत्य कला की जैसी चर्चा होगी तो ये मैं अलग से भी करवाऊंगा साथियों गुप्तोत्तर काल में। लेकिन इसमें आप देखोगे उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो गुप्त काल को जाता है। गुप्त काल में मैंने आपको बताया गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य आरंभ हुई। इसमें आप देखोगे आरंभिक मंदिर चबूतरे नुमा होते थे। चबूतरे के 3 ओर सीढ़ियां होती थी साथियों। चबूतरे पर गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ। कालांतर में गर्भगृह पर शिखर बनाया जाने लगा। ये साथियों एक गुप्त काल स्पेशल आप कह सकते हो कि गुप्त काल में मंदिर कला की मैंने इसमें पॉइंट डाल दिए। अलग से मैं आपको मंदिर कला की बताऊंगा कि मंदिर कैसे बनाए जाते थे, बाकायदा आपको एक चित्र बनाकर। जब गुप्तोत्तर काल में मंदिर स्थापत्य की मैं पूरी आपको विस्तार से कल्चर वाले पोर्शन में आपको करवाऊंगा, तो विस्तार से आपको बाकायदा फिगर बना के आपको बताऊंगा कि चबूतरे को क्या बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था। शिखर में आप देखोगे तो शिखर में 2 प्रकार के शिखर होते थे। आमलक का शिखर आप कह सकते हो, तो अलग अलग तरीके से उत्तर भारत में आमलक प्रचलित था। आप उधर जाओगे तो शिखरनुमा प्रचलित था। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और नागर बेसर शैली जब मैं करवाऊंगा। तो ये सिर्फ साथियों एक गुप्त काल में मैंने आपको जानकारी के लिए थोड़े 2-3 पॉइंट बता दिए। इसके बाद आप देखोगे गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसे परिक्रमा मार्ग बोला जाता है साथियों। परिक्रमा पथ, ये परिक्रमा है साथियों, परिक्रमा परिक्रमा पथ होता था। आरंभिक मंदिर पंचायतन शैली में बनते थे। पंचायतन शैली भी मैं साथियों आपको विस्तार से एक चित्र बनाकर कल्चर वाले पोर्शन में समझाऊंगा कि पंचायतन शैली क्या होती थी, पंचायतन क्यों बोला जाता था इस शैली को। इसके बाद साथियों हम जाएं तो आप देखोगे मंदिर स्थापत्य कला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूपी में देवगढ़ यूपी में दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर साथियों मिलेगा। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो आप देखोगे कि मंदिर स्थापत्य कला में जब भी चर्चा होगी तो आप देखो अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की जैसी चर्चा हो तो आप देखो भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, नचना कुठारे का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का ईंट का बना हुआ मंदिर विष्णु मंदिर साथियों। ये मैंने नाम इसलिए दे दिए हैं कि ये मंदिर कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम पर भी आगाज क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप बन गया साथियों। क्या उसमें आप जाओगे तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको साथियों में स्पेशली आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अदर क्लास की सारी पीडीएफ वहाँ डली हुई हैं। और इसके बाद आप देखोगे साथियों तो जब भी जैसे ही चर्चा होगी तो मैं बता रहा हूँ कि हम पहुँचा सीधे सीधे उसमें पहुँचा देंगे। तो फिर एक पोर्शन रह जाएगा साथियों, वो मैं आपको सोच रहा हूँ कि कल करवाऊँ आपको स्पेशल। तो जैसे ही मूर्तिकला के बाद फिर दर्शन वाला पोर्शन रह जाएगा साथियों। तो मुझे लग रहा था कि आज की क्लास में हो जाएगा, लेकिन गुप्तकाल आज की क्लास में नहीं हो पा रहा। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ें तो साथियों आप देखोगे कि गुप्तकालीन चित्रकला की जब चर्चा करें तो आप देखोगे अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र एवं जैसी चर्चा होगी तो अजंता और एलोरा की चर्चा होती है मेन। तो आप कह सकते हो कि अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में एवं बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्र मिले हैं। तो आप देखोगे कि जैसे ही बाघ की गुफाओं की चर्चा होगी तो वो एमपी में मिलेंगे, और अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है साथियों, बाघ की गुफाएं एमपी में है। तो इस पर ध्यान रखना। ये मैं स्पेशली आपको गुफा चित्रकला भी करवाऊंगा जब चित्रकला का पोर्शन। तो कल्चर की मैं मुझे अलग से क्लास लेनी है, इसीलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको आसान से इंट्रो के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि गुप्त काल में पूछ लेता है। तो मैंने कहा आपको जब नोट्स बना रहे हो तो स्पेशली आपको ये ना लगे कि सर ने ये सब छुड़वा दिया।
यहाँ से फ्रेस्को और टेम्परा के चित्र मिलते हैं। अब फ्रेस्को और टेम्परा के चित्र की जब चर्चा होगी तो फ्रेस्को और टेम्परा क्या है? एक दूसरे से जोड़ना चित्रों को। जब फ्रेस्को और टेम्परा जब जोड़ के चित्र बनाना, वही फ्रेस्को टेम्परा। ये एक आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया। बाकी कल्चर की क्लास में मैं आपको स्पेशली करवाऊंगा फ्रेस्को टेम्परा पर क्या का मतलब क्या है। इनमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण एवं प्रयोग किया गया है। जब गुप्तकालीन चित्रकला की जब चर्चा होगी तो आप देखोगे प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक और सुंदरता एवं से मिश्रण एवं प्रयोग किया गया साथियों। इसके बाद आप देखोगे अजंता की गुफाओं की जब चर्चा करेंगे तो अजंता से 29 गुफाएं एनसीईआरटी के आधार पर और 30 गुफाएं आप देखोगे कि जो वहाँ जो खोज की आप कह सकते हो एएसआई के आधार पर 30 गुफाएं और आप कह सकते हो एनसीईआरटी के आधार पर 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो साथियों हमें एनसीईआरटी वाला मानना है, एएसआई और उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयोग मानता है एनसीईआरटी वाला ही मानता है। तो उसके बाद हाँ, जो एएसआई वाला भी यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 से चित्र सुरक्षित मिले हैं। तो ये साथियों एक नॉर्मल है, ये नहीं पूछेगा, ये मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दिए। अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास से प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की, ये भी नहीं साथियों पूछेगा आपसे, सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बताया। गुफा संख्या 1 और 2 छठवीं और 7वीं शताब्दी की, ये भी साथियों आपसे हालांकि पूछ सकता है ये वाला तो पॉइंट, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना साथियों। इसके बाद आप देखोगे यहाँ से साथियों जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ कि गुफा संख्या 1 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को फारस के दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया साथियों। फारस के दूत का स्वागत करते हुए चित्र मिलता है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि किस चित्र में या किस गुफा के किस चित्र में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस के दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। दूसरा साथियों आप देखोगे यहाँ से अगर महत्वपूर्ण की चर्चा करें तो गुफा संख्या 9 और 10 में सातवाहन शासकों के समय की चित्रकारी मिलती है। ये सातवाहन समय के चित्र हैं। गुफा संख्या 16 और 17 में निर्माण वाकाटक शासक हरिश्चंद्र के मंत्री वराहदेव ने करवाया साथियों। तो ये तो साथियों नहीं पूछा गया है, लेकिन जो मेन है वो ये 2 पॉइंट हैं। इसमें आप मैं पहले से ही यहाँ पे मैं 4 पॉइंट स्टार लगा देता हूँ दोनों पॉइंटों पर। तो आपको साथियों समझना है कि जी अगर 4 स्टार के अगर प्रश्न है तो आप सीधे पॉइंट है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि बिल्कुल पेपर आउट हो रहा है आपके सामने। तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है जो आनंद की पुत्री थी, आनंद की पत्नी, सॉरी पत्नी सौंदरा का है। अब आनंद कौन? बुद्ध के जो आप कह सकते हो बुद्ध के जो शिष्य थे ना आनंद, जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की। तो जैसे ही साथियों आपको चर्चा होगी तो आप देखोगे ये मैंने 4 स्टार लगाए इसीलिए लगाए कि गुफा संख्या सीधे पूछा जाएगा कि किस गुफा संख्या 16 में क्या है, जोड़े मिलाओ। तो मरणासन राजकुमारी की चर्चा चित्र मिलता है। और अगर पूछ ले कि मरणासन राजकुमारी कौन थी, जो आनंद की पत्नी सौंदरा थी, सौंदरा का चित्र मिलता है साथियों। तो ये स्पेशली मैंने बढ़ा दिया। बाकी सबसे महत्वपूर्ण इस पर मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ, ये नीचे वाले पे गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। ये कम से कम 10 बार पूछा गया साथियों कि गुफा संख्या 17 को चित्रशाला किस गुफा संख्या को बोला गया है। ये कम से कम 10 बार साथियों पूछा गया है। उसके बाद आप देखोगे कि गुफा संख्या 17 को महाविनिष्क्रमण तथा परिनिर्वाण, माता एवं शिशु का चित्र, यशोधरा एवं राहुल का चित्र मिलता है साथियों गुफा संख्या 17 से। जैसे ही हम साथियों चर्चा करें तो आप देखोगे कि इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आप देखोगे जैसे ही चर्चा होगी तो मंदिर स्थापत्य हो गया, चित्रकला पर जब हमारी चर्चा चल रही है तो इसके बाद ही साथियों हम एक पॉइंट और रह गया यहाँ इसमें कि बाघ की गुफाएं मेन तो साथियों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, कि एमपी में बाघ की गुफाएं, स्पेशली आप ध्यान रखना। बाघ की गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की। ये साथियों नहीं पूछा गया अभी तक, पूछा नहीं जाएगा, जहां तक लग रहा है कि यहाँ तक नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। तो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। ये पूछा जाएगा साथियों कि इन गुफाओं से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो सीधे पूछ लेगा कि वह कौन सी गुफाएं जहां से बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपको सबसे पहले लगाना है कि बाघ की गुफाएं। तो इस पर साथियों आप कम से कम 4 स्टार तो लगा लीजिए। ये भी पेपर आउट ही हो रहा साथियों, कल्चर से अगर पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा। और बाघ
में 9 गुफाएं मिलती हैं साथियों। तो टोटल भी कुल जैसे पूछ लेता है कि अजंता की पूछ लेता है कि अजंता से कितनी मिलती है, अजंता एलोरा से कितनी मिलती है, तो सीधे सीधे 2930 वाला जो आंकड़ा है, तो यहाँ पे भी साथियों 9 गुफाएं मिलती हैं। इसके आगे आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं। उसके बाद जो हमारा, मैं सोच रहा था कि आज लगभग हो जाएगा, तो लेकिन आज नहीं हो पा रहा साथियों, तो कल की क्लास में हम देखते हैं इसके बाद, क्योंकि इसमें अभी इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन रह गया और ये दर्शन वाला लगभग, तो कल की क्लास हो जाएगी दर्शन पे, और दर्शन पे मुझे करवानी थी। तो साथियों कोई साथी चैनल पे अगर नया जुड़ा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर करते रहिए या करिए साथ में, जिससे कि आप जैसे किसी आज जिसे आवश्यकता हो उस तक, उस व्यक्ति तक, उस छात्र तक ये क्लास पहुंच सके साथियों। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर साथियों कल। जय हिंद, राधे राधे।